चलिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे। नाम है एडिशनल एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन थोड़े से टफ रहने वाले हैं। 10-12 टोटल क्वेश्चन है। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से और देखते हैं कि भाई ये सवाल क्या कहता है। एज शोन इन द फिगर, लेट मी गिव यू द फिगर फर्स्ट। तो आपको ना ऐसा एक सीढ़ी दिया हुआ है, इस तरह से एक सीढ़ी दिया हुआ है। इस पता नहीं ये फिगर मेरा ऐसा क्रॉस ही बन जाता है हर बार। कोशिश करता हूँ मैं इसको सीधा करने की, मैं कितना भी कोशिश करता हूँ ना ऐसा फिगर ऐसा क्रॉस ही बन जाता है। कोई नहीं, अभी चलेगा। चलो ओके। तो एक लैडर आपको दिया हुआ है। फाइंड एज शोन इन द फिगर द टू साइड्स ऑफ अ स्टेप लैडर BA एंड CA। तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो दो साइड है, एक BA है और एक CA है। ठीक है, चलिए। आर 1.6 मीटर लॉन्ग एंड हिंज्ड एट A। यहाँ पे हिंज किया हुआ है एंड दिस आर 1.6 मीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग है भाई ये? दिस इज 1.6 मीटर बोथ द साइड। चलिए और क्या कहा है? रोप DE 0.05 मीटर इज टाइड हाफ वे अप। राइट, तो यहाँ पे बीच में एग्जैक्टली बीच में एक डोरी बांधा है और डोरी का लेंथ दिया है आपको 0.05 मीटर। यहाँ पे एक डोरी बांधा है, इसका लेंथ है 0.05 मीटर। राइट, चलिए और क्या करना है आपको? अ वेट 40 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट F विच इज 1.2 मीटर फ्रॉम B। तो B से 1.2 मीटर, तो ये आपका आधा होगा 0.8। आपको 1.2 मीटर पे मतलब यहाँ पे B पॉइंट से 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से एक वेट लगाया गया है। दिस पॉइंट इज F और यहाँ से ना 40 kg वेट लगाया गया है। कितना है? 40 kg है ना, 40 kg। 40 kg का मास लगाया है तो फोर्स कितना लगेगा? 40 इंटू G, M इंटू G। वेट विल एक्ट विच इज मास इंटू ग्रेविटी। और क्या करना है आपको? एज्यूमिंग द फ्लोर टू बी फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द लैडर। लैडर का वेट नेग्लेक्ट करना है। फाइंड द टेंशन इन द रोप एंड द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द लैडर। तो आपको क्या फाइंड करना है? लंबा कैलकुलेशन रहेगा इसका। आपको फाइंड करना है टेंशन इन रोप एंड रिएक्शन ऑन लैडर बाय फ्लोर। राइट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वो लिखी हुई है कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है। ओके, और लैडर का खुद का वेट नेग्लेक्ट करना है। लैडर इज मासलेस। अगर ये दो चीज़ें भी होती ना तो फिर क्वेश्चन आपका पूरा अलग हो जाता। चलिए अब मुझे करना क्या है यहाँ पे? सबसे पहले मुझे जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्स के कंपोनेंट दिखा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी डोरी बांधी हुई है, तो डोरी में क्या होगा? टेंशन होगा इस तरह से, इट विल एक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। राइट, इस तरह से टेंशन लगता है डोरी में टूवर्ड्स ईच अदर। राइट, यहाँ पे दोनों तरफ सपोर्ट है। ओके, और यहाँ पे आपका फ्लोर होगा इस तरह से। सीढ़ी फ्लोर पे ही रखा होगा ना, हवा में तो होगा नहीं। राइट, तो सीढ़ी रखा हुआ है फ्लोर पे, उसकी वजह से फ्लोर यहाँ पे रिएक्शन देगा। तो लेट्स से दिस इज द रिएक्शन फोर्स विच इज़ इन नॉर्मल डायरेक्शन। रिएक्शन फोर्स ऑलवेज नॉर्मल होता है। फ्रिक्शन अगर होता ना तो फिर अंदर की तरफ फ्रिक्शन भी लगता, बट फ्रिक्शन नहीं है। राइट, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है यहाँ पे। तो यू कैन राइट हियर दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एट B एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एट C। इसके सिवाय और कोई फोर्स लगने वाले नहीं है। इतने फोर्स आपके लगेंगे सबसे पहली बात। ठीक है, अब मुझे देखो मेरे पास कितने वेरिएबल है। तो मेरे पास 3 अननोन है, टेंशन, NB एंड NC। अगर मुझे 3 अननोन को सॉल्व करना है तो मुझे कम से कम 3 इक्वेशन लाने पड़ेंगे। दैट्स ऑब्वियस थिंग, राइट। 3 अननोन को सॉल्व करना है तो आपको 3 इक्वेशन लाने पड़ेंगे। राइट, चलिए तो हम सबसे पहला इक्वेशन बना लेंगे बाय द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? राइट, तो पहला कंपोनेंट आपका डेफिनेटली बनेगा बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। तो वेरी फर्स्ट आई विल मेक, मुझे 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो फ्रॉम वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, ये लैडर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा है। राइट, तो फ्रॉम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस व्हाट यू कैन राइट? तो वर्टिकल में ऊपर लग रहा है NB एंड NC, ये दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रहे हैं
और नीचे की तरफ लग रहा है 40G, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। लैडर का खुद का वेट तो है नहीं। 40G दैट इज़ 40 इंटू 9.8, लाओ कैलसी कितना आ रहा है, 40 गुणिया 9.8, दिस इज 392 न्यूटन। चलिए ये मेरा पहला इक्वेशन बना। अब मुझे दूसरा इक्वेशन लाना पड़ेगा। अब देखो फोर्स का आप वर्टिकल कंपोनेंट होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन, जो एक दूसरे को कट कर रहा है, और तो कोई फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल में। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स से आपको कोई इक्वेशन यहाँ बनने वाला नहीं है। तो अब आपको जो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे ना, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसिडर करना पड़ेगा। यू हैव टू कंसिडर टॉर्क एक्टिंग ऑन द लैडर इज 0, राइट। क्या करना पड़ेगा आपको, टॉर्क एक्टिंग ऑन द लैडर इज 0। तो बाकी आपका पूरा काम जो है ना वो टॉर्क से होने वाला है। यू विल राइट फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अब मैं ना लैडर के कोई भी एक ही पार्ट को बात करूंगा। ओके, आई विल कंसिडर के लैडर के दोनों जो साइड है ना दे आर सेपरेटेड, एंड यू विल बी टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम rotational equilibrium of the any side of the ladder. तो let's talk about the rotational equilibrium of this side AB. AB साइड के रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एंड विल सी कि कौन कौन से टॉर्क यहाँ पे लग रहे हैं। सो वी विल टेक टॉर्क एक्टिंग अबाउट द पॉइंट B, राइट। ये लैडर बिल्कुल भी ऐसे ऐसे होने वाला नहीं है, मतलब ये B पॉइंट पे रिजल्टेंट टॉर्क 0 है। तो यू कैन राइट हियर torque acting on AB side, torque acting on AB side about the point B, it should be equal to 0। तो अब आप खाली AB साइड पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो निकालो। तो राइट, आप खाली AB साइड का ही आपको बात करना है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आप AB पे हाथ रखोगे यहाँ पे, राइट, इस पार्ट को आपको भूल जाना है। ये दो फोर्सेस डायरेक्टली AB पे नहीं लग रहे हैं, ये जो दो फोर्सेस है वो AC साइड पे लग रहे हैं, तो उसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, हम खाली यही पार्ट कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूँ तो ये NB तो खुद पॉइंट में से जा रहा है, तो उसका टॉर्क नहीं लगेगा। एक इसका टॉर्क लगेगा जो लैडर को कैसे घुमाएगा, अगर यहाँ पे हाथ रखो और इधर से खींचो तो वो लैडर को क्लॉकवाइज घुमाएगा, राइट। और ये वाला जो फोर्स है वो भी कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की ही कोशिश कर रहा है जस्ट। ओके, तो अगर अब अबाउट पॉइंट B आप टॉर्क ले रहे हो ना, तो ये वाला जो फोर्स है वो भी लैडर को क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये भी आपको क्लॉकवाइज घुमाएगा। मतलब आपके दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं, तो आपको कोई इक्वेशन नहीं बनेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट चेंज करेंगे। लेट्स टेक द पॉइंट टॉर्क अबाउट पॉइंट A। लेट अस टॉक अबाउट द टॉर्क एक्टिंग अबाउट पॉइंट A। अब ये पॉइंट पे टॉर्क ले लो, राइट। अब देखो तो कौन कौन से टॉर्क लगेंगे। अब ये थोड़ा सा आपका फिगर में आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, राइट। तो जितने आपके फोर्स है ना, उन फोर्स को आप पहले ना पूरा ऐसे खींच लो। ये 40G है, एक्सटेंड लाइक दिस, राइट। क्योंकि आप जब टॉर्क का फॉर्मूला निकालते हो ना, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका जो 40G है वो A पॉइंट से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। जो आपका 40G जा रहा है वो A पॉइंट से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। लेट मी कॉल दिस X, ओके, आई विल कॉल दिस X, ठीक है। यू हैव टू फाइंड दिस थिंग्स, ये X कितना आ रहा है, Y कितना आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा आप लॉजिकली कैसे फाइंड कर सकते हो इसको, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। चलिए, फिर ये आपका NB है, उसका भी आप लाइन पूरा खींच लो ऊपर तक, राइट। तो A पॉइंट का इस NB से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब यहाँ से खींचो इसको, लाइक दिस। तो ये पूरा होगा आपका Y, ले लो इसको नाम, कॉल इट Y। दिस इज X, छोटू सा जो है ना वो X है, एंड दिस इज Y, राइट। और तीसरा आपका ये 40G है। 40G A पॉइंट से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। 40G का A पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कॉल इट Z, राइट। इसमें आप कैसे सॉल्व कर रहे हो कोई नहीं पूछेगा, आपके आंसर मैटर करते हैं, राइट। आप ABCD नाम दे के भी कर सकते हो, मैंने सिंपल XYZ नाम दे दिया है ताकि आपका इक्वेशन फटाफट सॉल्व होगा फिर। चलो, तो अब देखो बच्चों, वी विल राइट कि टॉर्क क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तभी जाके बैलेंस होगा। चलो, क्लॉकवाइज कौन कौन घुमाएगा, तो मैं A पॉइंट पे हाथ रख रहा हूँ, मुझे ये साइड को नहीं देखना है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट AB साइड, AC को अभी भूल जाओ, राइट। अब यहाँ पे हाथ रखेंगे हम सबसे पहले तो, ठीक है। चलिए,
एक ये फोर्स है। अगर आप ऐसे खींचोगे टेंशन से, हाँ, तो ये लैडर जो है ना वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमेगा। यस और नो? यहाँ से अगर खींचोगे तो एंटी क्लॉक घूमेगा, राइट। ये 40G आप नीचे की तरफ खींचो तो भी लैडर जो है वो एंटी क्लॉक घूमेगा। और अगर आप NB ऊपर की तरफ धक्का मारोगे तो लैडर कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, बराबर। मतलब इन दोनों का टॉर्क जो एंटी क्लॉक है और इसका टॉर्क जो क्लॉकवाइज है, दे शुड बी सेम, तब जाके लैडर जो है वो रोटेशनल बैलेंस में आ जाएगा। समझ रहे हो आप लॉजिक को? चलो, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 40G का डिस्टेंस है x, 40G दैट इज योर फोर्स इंटू डिस्टेंस है उसका x प्लस, राइट। दूसरा आपका ये वाला टॉर्क था जो सपोर्ट कर रहा था इसको, बिकॉज ये दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं लैडर को कैसे घुमाने की, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की। चलो, 40G x डिस्टेंस से जा रहा है और ये टेंशन कितने डिस्टेंस से जा रहा है, z से जा रहा है। टेंशन इंटू डिस्टेंस z दैट इज इक्वल टू टॉर्क ये एक्चुअली दोनों एंटी क्लॉक है, लेट मी नॉट कंफ्यूज हियर, और ये आपका क्लॉकवाइज। चलो, क्लॉकवाइज कौन घुमाएगा, तो NB ऊपर की तरफ खींच रहा है जो इस पार्ट को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो NB कितने डिस्टेंस से जा रहा है, तो NB का A पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y, तो दिस इज योर NB इंटू y। आपको कुछ ना कुछ इक्वेशन ही मिलने वाले हैं और वो इक्वेशन आपको फिर सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। चलिए, नाउ आई कैन इजीली हैव वैल्यू ऑफ x बाई z। ये 40 इंटू जी, 40 इंटू जी आपने किया है ऊपर 392। x कितना होगा, लॉजिकली सोचो। चलो, व्हाट इज गोइंग टू बी x, लॉजिकली सोचो x कितना होगा। तो देखो मेरी बात ध्यान से, हाँ, आपका ये पूरा जो लेंथ है ना वो 0.05 है, राइट, पूरा लेंथ। तो ये आपका आधा हो जाएगा, 0.025 होगा आधा, इजी है एकदम, 0.025, ओके। और ये x जो है ना वो उसका भी आधा दिख रहा है। सिंपल सोचो, बिकॉज ये आपको मिड पॉइंट से लग रहा था। कौन सा मिड पॉइंट, तो ये पूरा आपका 1.6 है, ये यहाँ से लेके 1.2 है, राइट। तो ऊपर बचा 0.4, तो आप 4 पार्ट में डिवाइड करो ना, 0.4, 0.4, 0.4 एंड 0.4। मतलब अगर आप ध्यान से करो तो ये आपका 0.4 रहेगा और ये ऊपर भी कितना रहेगा, 0.4, राइट। मतलब ये जो आपका F पॉइंट है ना वो इतने पार्ट का मिड पॉइंट है, राइट। तो आप सिंपल देखो, ये आपका 0.025 होगा तो ये x उसका आधा होगा, तो x का वैल्यू रहेगा 0.025। इसको आप, मैंने कहा ना, इसमें आपको मैटर क्या करता है, खाली आंसर मैटर करते हैं, इसके अंदर कोई मेथड मैटर नहीं करता है, राइट। आपको कोई नहीं देखेगा कि आपने ये कैसे निकाला है, बस आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि ये पूरा 0.05 है, ये उसका आधा होगा 0.025, राइट। और ये x उसका भी आधा दिख रहा है, राइट। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 0.025। चलो, अब z कितना होगा, टेंशन तो पता ही नहीं है, z कितना होगा, कहाँ है z, ये रहा, वेयर इज द z ये रहा, ओके। अब आप z कैसे निकालोगे, अब z के लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप जुगाड़, तो आपको ना पाइथागोरस यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, तो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, कैन यू सी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। इसमें ये साइड आपका z है, ये आपका आधा वैल्यू है 0.025 और ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ 0.8 रहेगा, क्योंकि आपने दूरी मिड पॉइंट पे बांटा था, राइट। तो आप सिंपल पाइथागोरस यूज़ करके ये z निकालो, तो आपका z का वैल्यू आएगा पाइथागोरस से √0.8 स्क्वायर माइनस 0.025 का स्क्वायर। मैं बताऊँ कितना आएगा ये, एक सेकंड ना, 0.025 का स्क्वायर 0.025 का स्क्वायर, राइट। इसको आपको 0.64 में से माइनस करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट चेक आउट विद द डेटा फर्स्ट। ये 0.05 ही है ना, कि 0.5 मीटर है, दूरी का लेंथ कितना है, हाँ 0.05 ही है दूरी का लेंथ, राइट। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें में ना बहुत ही ध्यान रख के काम करना है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों में, राइट। अदरवाइज़ आपके आंसर गलत होने के पूरे चांसेस हैं। चलो, मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 0.000625 माइनस प्लस 0.8 का स्क्वायर होगा 0.64, इसका मैं निकाल लूँगा अंडर रूट, तो ये आ रहा है 0.79, ऑलमोस्ट 0.8 ही आ रहा है, 0.799 ही आ रहा है। ये पूरा लेडर 1.6 का है,
तो ये उसका आधा हो गया 0.8, ये दूरी 0.05 का है तो ये उसका आधा 0.025। पाइथागोरस से यूज़ करोगे तो लैडर तो ऑलमोस्ट वर्टिकल रखा है क्या। एक सेकंड ना, मैं एक एक चीज़ों को कंफर्म कर करके आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब कि फिर आखिर में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलो तो ये आ रहा है आपका 0.079 ही आ रहा है कुछ 0.5 चलो मुझे जो अंदर से इंस्टिंक्ट आ रहा था ना कि कोई ना कोई एक डेटा गलत है, वो डेटा गलत ये है कि ये जो दूरी का लेंथ है ना वो 0.5 है, इट इज़ नॉट 0.05, इसीलिए सारे आंसर वेरी हो रहे थे। तो ये 0. कोई आपका ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला, ये आपका 0.5 है तो ये उसका आधा होगा 0.25, तो ये आपका हो जाएगा 0.25। इतने सालों से इतनी बार सॉल्व किया ना इन सब चीज़ों को कि कहीं ना कहीं गलती हो तो पता चल जाती है। डेटा लिखने में गलती थी सॉल्यूशन बुक में। चलो ये 0.25 है, दिस इज गोना बी 0.25। x का वैल्यू कितना होगा, देखो आपका x का वैल्यू कितना होगा, हाँ तो x जो है ना वो 0.25 का आधा रहेगा। x कितना रहेगा दिख रहा है आपका, पूरा 0.25 है, x उसका आधा रहेगा, दैट इज 0.125, 0.125 रहेगा आपका। राइट, अब आप पाइथागोरस से ये निकालो, ये 0.25 का स्क्वायर है। अभी मैं बताता हूँ फटाफट कितना आएगा वो। हाँ 0.25 का स्क्वायर, चलिए उसको माइनस करेंगे 0.64 से, उसका निकालेंगे अंडर रूट, ये आ रहा है 0.759, 0.76। चलिए अब फटाफट जाएंगे 0.76, तो यहाँ पे होगा टेंशन इंटू जेड का वैल्यू आया है 0.76, एन बी इंटू, चलो वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो वाई इतना है पूरा। अब थोड़ा लॉजिक यूज़ करते हैं वापस, हाँ ध्यान देना। तो आई कैन सी ये मेरा आधा वैल्यू 0.25 है, राइट, और फिगर आपका सिमेट्रिक है, ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये 0.25 है तो ये और 0.25 रहेगा, है कि नहीं। अगर ये 0.25 है तो ये आपका और 0.25 रहेगा, तो दोनों को जोड़ दो, 0.25 प्लस 0.25, वाई का वैल्यू होगा 0.5। कितना होना है आपका, y का वैल्यू रहेगा 0.5। कई कई बुक के अंदर आपको साइन कॉस के फॉर्म में करके दिया होगा, हम कोई साइन कॉस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसा ही सॉल्व करेंगे सिंपल ज्योमेट्री यूज़ करके। राइट, चलिए तो मेरा पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, तो ये वैल्यू होगा 392 इंटू 0.125, ये होगा 49 प्लस 0.76 टेंशन इज इक्वल टू एन बी इंटू 0.5। चल बच्चा ये दूसरा इक्वेशन बना, ये एक बना था, ये दो बना था। मैंने कहा था कि क्योंकि तीन आपके पास वेरिएबल है तो आपको कम से कम 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। यू हैव 3 वेरिएबल्स, यू हैव टू मेक 3 इक्वेशंस, राइट। चलिए अब तीसरा इक्वेशन, तो लेडर का ये वाला जो पार्ट है वो भी ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब ए पॉइंट पे AC का जो टॉर्क है वो भी 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा इक्वेशन, टॉर्क ऑन AC साइड अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। टॉर्क ऑन AC साइड अबाउट द पॉइंट A इक्वल टू 0, बड़ा न्यूमेरिकल है ये। चलो तो अब आप A पे हाथ रखिए, ये टेंशन को ऐसे खींचिए, टेंशन को खींचोगे तो ये लेडर ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉक है कि नहीं, ऐसे घूमेगा, सॉरी क्लॉकवाइज, ओके। और अगर ये फोर्स आप दोगे तो फिर लेडर ऐसे जाने की कोशिश करेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो यहाँ भी आप लिखोगे टॉर्क क्लॉकवाइज शुड बी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज कौन घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो क्लॉकवाइज टेंशन घुमाने की कोशिश कर रहा है। टेंशन आपका z डिस्टेंस से पास होगा, यू कैन सी टेंशन आपका कहाँ से पास होगा, z डिस्टेंस से, तो यू कैन राइट टेंशन इंटू z इज इक्वल टू, ओके। चलो ये NC कहाँ से पास होगा, तो आप कंपेयर करो, NB जितने डिस्टेंस से पास होगा ना उतने डिस्टेंस से यहाँ से NC पास होने वाला है, दैट विल बी द सेम डिस्टेंस y। दिखाऊं करके, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम डिस्टेंस y, else can I do, right, that is force NC into perpendicular distance y। वापस एक बार मैं सारा स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप, फोर्स बैलेंस करो, ऊपर की तरफ 2 फोर्स, नीचे की तरफ 1 फोर्स, पहला इक्वेशन बन गया। अब लेडर का पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब A पॉइंट पे टॉर्क 0 है, टॉर्क होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये साइड पे 3 फोर्स लग रहे हैं, टेंशन, राइट, 40G और ये NB, तीनों के टॉर्क चेक करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को इक्वलाइज करो, आपको ये इक्वेशन मिलेगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, तो इस पे भी आपका A पॉइंट पे टॉर्क 0 होगा, फोर्सेस 2 लग रहे हैं, टॉर्क होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। चलिए ओके, टेंशन इंटू Z का वैल्यू आपने निकाला हुआ, ये रहा 0.76 इज इक्वल टू
एन सी इंटू वाई का डिस्टेंस है 0.5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आप 3 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? यू हैव 3 इक्वेशंस नाउ, यू कैन ऑलवेज सॉल्व इफ यू हैव 3 इक्वेशंस। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा व्हाट वी आर गोना डू हियर। हाउ विल वी सॉल्व दिस? बोलो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। कैसे कर सकते हैं सॉल्व 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल? बोलो। तो पहले में आपके पास एन बी एन सी है, दूसरे में आपके पास टेंशन एंड एन बी है, और तीसरे इक्वेशन में आपके पास टेंशन एंड एन सी है। क्या करें बोलो, व्हाट कैन वी डू? तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में से एन बी सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, और इस इक्वेशन में से एन सी सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। ऐसा करने से आपको टेंशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? टेंशन मिल जाएगा। और कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है कि आप कर सकते हो इसमें, राइट? और कोई रास्ता नहीं है इसका अभी सॉल्व करने का, ठीक है? चलिए या फिर आप एक काम करो, अभी आप अपना दिमाग यूज़ करो यहाँ पे। आप एक और काम कर सकते हो, ये t इंटू 0.76 ये रहा, यहाँ भी है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इंटू, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेट्स सी। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इंटू, तो सेकंड इक्वेशन है 49 प्लस ये जो आपका 0.76 t है ना, वो मैं यहाँ रख रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू एन सी इंटू 0.5 इज इक्वल टू एन बी इंटू 0.5, है कि नहीं? बना ना इक्वेशन एक, राइट? चलो 0.5 कॉमन निकालो, 0.5। चलिए हम क्या करेंगे, 0.5 कॉमन निकाल लेते हैं और एनसी को जाना देते हैं सामने। 0.5 जैसे ही आप कॉमन निकालोगे, इसके पास तो 0.5 है नहीं, है कि नहीं? तो आपको यहाँ पे 0.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज गोना बिकम 98 इज इक्वल टू एन सी सामने जाएगा, एन बी माइनस एन सी। हाँ, इक्वेशन नंबर 4 बना। अब तो आप कर लो सॉल्व। चलो, एक इक्वेशन एन बी माइनस एन सी का है, एक इक्वेशन एन बी प्लस एन सी का है। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को ऐड करो। चलो मैं यहाँ पे करूँगा काम, हाथ पे ध्यान मेरे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को ऐड करो, राइट? तो जैसे ही आप ऐड करोगे बच्चों, क्या होगा, एन सी विल कैंसल। यू कैन सी एन सी इज गोइंग टू कैंसल। एन बी हो जाएगा 2NB और इसका 392, राइट? और इसका 98 प्लस करो, 392 प्लस 98 480 है, 490। तो आपको NB मिल गया 490 बाई 2, 245 न्यूटन। चलिए रिएक्शन आपको मिल गया बी एंड के ऊपर, मिल गया। ओके, अब इसको आप यहाँ पे डाल दो, NB का वैल्यू आपको NC मिल जाएगा। तो नाउ आई कैन राइट फ्रॉम 1, NC इज इक्वल टू 392 माइनस 245, दैट इज कितना आएगा, 147 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ NC। तो दो वैल्यू तो आ गए आपके NB NC के, है ना? चलिए आखिरी आपको टेंशन फाइंड करना है। यहाँ चले जाओ, कहाँ पे आ जाओ, इक्वेशन नंबर 3 में चले जाओ। NC का वैल्यू रखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, ये इंटू है। हाँ, तो NC वैल्यू कितना है, 147 इंटू 0.5 डिवाइड 0.76, टेंशन आएगा 96.7। सो नाउ आई कैन राइट फाइनली फ्रॉम 3, टेंशन आ जाएगा आपका 96.71 न्यूटन। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे तो भाई एक काम आपका सिंपल था कि आपको फ्रिक्शन नहीं दिया था। अगर फ्रिक्शन दिया होता तो यहाँ पे एक और फोर्स आता फ्रिक्शन दोनों तरफ हो, तो फिर 5 वेरिएबल बन जाते, आपको 5 इक्वेशन बनाने पड़ते। और इतने भारी क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि 5 इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्यूटर पे किया जाता है फिर, राइट? ह्यूमन माइंड कैन नॉट टेक मच दिस मच लोड। चलो 23। A man stands on a rotating platform with his arms stretched horizontally, holding a 5 kg weight in each hand. फिगर बनाऊंगा मैं, रोटेटिंग टेबल, मैन stretching his arm, holding a weight, and these weights are 5 kg. एंड द टेबल इज रोटेटिंग। फिगर बनाओगे तो आपका काम सिंपल हो जाता है फिर, है ना?
द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अभी इसका एंगुलर स्पीड है ω1 नाम दे दो, 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सेकंड होगा तो बेचारा बाहर पिक जाएगा। देन मैन brings his arm close to his body with the distance of each weight from the axis changing from 90 सेंटीमीटर to 20 सेंटीमीटर। तो स्टार्टिंग में ये दोनों मास जो है ना वो 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? 90 सेंटीमीटर पे। और अब क्या हो रहा है, ये इंसानी वेट को थोड़ा सा पास में ला रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ऐसे पास में ला दिया, 90 पर से 20 सेंटीमीटर पे ला दिया। करना क्या है आपको, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म मे बी टेकन टू बी कांस्टेंट इक्वल टू 7.6 kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो मैन और प्लेटफॉर्म को मिला के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन अलॉन्ग विद द प्लेटफॉर्म, मैन प्लेटिनम का नहीं बनाया, मैन विद प्लेटफॉर्म, this moment of inertia you can consider 7.6 kg into meter square, right? आपको ये पूछा है what is the new angular speed, is kinetic energy conserved in the process, if not from where does the change come out। चलो आपको ये पूछा है कि जब ये मास को ऐसे में से ऐसे कर देगा तो ये टर्न टेबल का एंगुलर स्पीड कितना होगा, राइट? तो यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों। द पर्सन इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम राइट नाउ। तो अगर वो हाथ को ऐसे कर रहा है तो उसमें बाहर से कोई टॉर्क लगता नहीं है। बाहर से टॉर्क नहीं लगता तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा, दैट विल कंजर्व। तो यही लॉजिक आपको यूज़ करना है, I1 ω1 इज़ I2 ω2। तो चलिए पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, बिफोर या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, that is the moment of inertia of the man plus platform plus moment of inertia of the weight। moment of inertia का फॉर्मूला होता है md स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो मास है 5 kg, एक्सिस से 90 सेंटीमीटर पे है। पहले क्या फॉर्मूला यूज़ किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मैन और प्लेटफॉर्म का तो दे दिया है, और ये दोनों मास जो बाहर है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। 2 मास है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 2, राइट? चलो मैं ऐड कर लेता हूँ कि ये कितना होने वाला है। दिस इज़ 2 इंटू 5 इंटू 0.9 इंटू 0.9, दिस इज़ 8.1 प्लस मैन का है 7.6, ये हो गया 15.7 इन टोटल, दोनों को जोड़ के kg इंटू मीटर स्क्वायर। ये बिफोर है। अब आफ्टर कितना हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, मैन और प्लेटफॉर्म का तो रहना ही है। अब दोनों मास जो है ना वो 20 सेंटीमीटर पे आ गया है, तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। सिंपल एकदम, राइट? चलिए यहाँ पे सॉल्व करते कितना आएगा, ये 2 इंटू 5 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये हो रहा है आपका 0.4 खाली। इतना फ़र्क कैसे, ऊपर का चेक कर लेते। 2 इंटू 5 इंटू 0.9 इंटू 0.9, हाँ ये बराबर था 2 इंटू 5 इंटू 0.2 इंटू 0.2, दैट इज़ 0.4 प्लस ये मैन और प्लेटफॉर्म का है 7.6। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुल मिला के हो रहा है 8 kg इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग of arms, no torque is acting from outside, no torque is acting from outside। if the torque is not acting, that means angular momentum is conserved, क्योंकि टॉर्क नहीं लग रहा ना। एंगुलर मोमेंटम L1 इक्वल टू L2। चलिए एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा, सो I1 ω1 इज I2 ω2। चलिए वैल्यू रख देते हैं फटाफट। I1 का वैल्यू है 15.7, ω1 का वैल्यू है 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट,
अभी इसको यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। I2 का वैल्यू है 8 इंटू ω2। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 15.7 इंटू 30/8, दिस इज 58.8 रिवॉल्यूशन पर मिनट, बिकॉज आपने ω1 रिवॉल्यूशन पर मिनट में रखा था तो ω2 भी उतना ही आएगा, तो एंगुलर स्पीड इतना हो जाएगा। अभी आपको ये भी पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, राइट, और कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। चलिए तो मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब यूज़ करूँगा ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जैसे हाफ mv स्क्वायर होता है वैसे ही यहाँ पे रोटेशन में होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ओमेगा उसमें आपको SI यूनिट में चाहिए, दैट इज़ रेडियन पर सेकंड। कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिवॉल्यूशन इज़ 2 पाई रेडियन, मिनट इज़ 60, ये हो गया रेडियन पर सेकंड में कन्वर्शन। 30 इंटू 2 इंटू पाई बाई 60, ये है 3.14 रेडियन पर सेकंड पहले, ओके। और फाइनली रेडियन पर सेकंड में कितना हो रहा है, 58.8। वापस वही करेंगे, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन एंड मिनट मतलब 60 सेकंड। 58.8 इंटू 2 इंटू पाई डिवाइड बाई 60, अभी हो रहा है ये 6.15 रेडियन पर सेकंड। चलिए काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर, लेट्स कॉल K1, दैट इज हाफ I1 ω1 स्क्वायर। I1 ये रहा, ω1 ये रहा, कौन सा यूज़ करोगे, वेर इज ω1, दिस वन। 3.14 यू हैव टू यूज, दैट इज हाफ इंटू 15.7, दिस इज 3.14 स्क्वायर। 2 इंटू 15.7 इंटू 3.14 इंटू 3.14, दिस इज गोना बी 309.6 जूल। ये पहले था काइनेटिक एनर्जी। चलिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल और आफ्टर, ही अनफोल्डेड द हैंड। K2 हाफ I2 ω2 स्क्वायर। ओके, लेट मी पुट द वैल्यू। I2 is 8, ω2 is 6.15, 8 इंटू 6.15 का स्क्वायर, दिस वैल्यू इज गोना बी 151। चलिए कुछ कैलकुलेशन में मैंने अच्छा किया है। 6.15 इंटू 6.15 इंटू 4, दिस इज़ 151। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 151 जूल। आई विल जस्ट कन्फर्म दिस वैल्यू वन मोर टाइम। 2 इंटू 15.7 इंटू 3. आप भी ध्यान रखिए भाई, कैलकुलेट करते वक्त देखो मैं गलती कर दिया यहाँ पे। दिस इज 77.4 जूल इनिशियल एंड फाइनली हो गया 151 जूल। नाउ कहाँ से आया ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बढ़ा क्यों? यू कैन सी हियर K2 इज मोर देन K1। कहाँ से आया एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी? तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आया है इसके बॉडी में से। वेट को जब फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए वो अपने बॉडी का एनर्जी यूज़ करेगा ना, दैट विल बी कन्वर्टेड टू दी काइनेटिक एनर्जी। तो यू कैन राइट the kinetic energy comes from body of a person during he folds his hands. This is the solution of this question. Important question था, simple था, right? Everything is based on the moment of inertia. ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था ऑलरेडी, राइट? चलिए फटाफट करेंगे। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। मैंने फिगर बना दिया है इस क्वेश्चन का। तो एक दरवाज़ा है, दिख रहा है आपको? दरवाजे का मास है 12 kg और उसका विड्थ है 1 मीटर। और एक बुलेट आया जो 10 ग्राम का है और उसका स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड, और वो बुलेट आके एग्जैक्टली दरवाजे के सेंटर पे टकराया। कहाँ पे टकराया? आके एग्जैक्टली दरवाजे के सेंटर पे। सिंपल सी बात है, अगर ये दरवाज़ा है और अगर यहाँ पे बुलेट टकराएगा तो दरवाज़ा घूमने वाला है ना, बिकॉज यहाँ से दरवाज़ा हिंज होगा। तो अगर कोई भी फोर्स लगेगा तो द डोर इज़ गोना परफॉर्म रोटेशनल मोशन। तो उसका आपको एंगुलर स्पीड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका हमें? व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डोर। ओके, तो एक सिंपल लॉजिक है बच्चों।
बुलेट यहाँ से आ रहा है, तो बुलेट के पास क्या होगा, डेफिनेटली बुलेट के पास जो है वो मोमेंटम होगा। क्या होगा बुलेट के पास, मोमेंटम होगा, और वही मोमेंटम इस दरवाजे को मिलेगा। अब यहाँ पे दरवाज़ा लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे दरवाज़ा रोटेशनल मोशन करेगा, तो आपको रोटेशनल के लिए एंगुलर मोमेंटम लेना है। मतलब जितना एंगुलर मोमेंटम इस बुलेट का होगा उतना एंगुलर मोमेंटम इस दरवाजे को मिलेगा, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट is transferred to the door। ओके, चलो तो मेरा लॉजिक यहां पे इतना ही रहेगा खाली कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट और ये मिल जाएगा किसको, डोर को मिल जाएगा ये, डोर नहीं, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डोर। चलिए बच्चों, डोर को रोटेशनल मोशन करना है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं यूज़ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन होना है, तो आई विल यूज़ द फॉर्मूला I इंटू ओमेगा। व्हाट फॉर्मूला विल आई यूज़, आई विल यूज़ द फॉर्मूला I इंटू ओमेगा। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला I इंटू ओमेगा, राइट। चलिए, ओके, बढ़िया। आई विल टेल यू व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो बुलेट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो बुलेट मोशन कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों लीनियर मोमेंटम इनटू द डिस्टेंस, है कि नहीं। ऐसा फॉर्मूला आप स्टार्टिंग में पढ़े थे, राइट। डिस्टेंस मतलब एक्सिस से बुलेट कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, दिस इज योर R, तो बीच में लगा है, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर का आधा। कितना होगा ये डिस्टेंस, 1 मीटर का आधा होगा, तो ये आपका R का वैल्यू रहेगा 1/2 मीटर, क्योंकि बुलेट बीच में टकरा रहा है ना, राइट। और बुलेट के लिए लीनियर मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास 10 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, दिस इज 0.01 इंटू वेलोसिटी इज 500। समझे क्या यूज़ किया हमने, मैंने इस P की जगह लिखा mv, और R मतलब कितने एक्सिस से कौन से डिस्टेंस पे आके ये बुलेट टकरा रहा है, तो मिड पॉइंट पे टकरा रहा है, तो 1/2 मीटर, ठीक है। चलो, अब डोर का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डोर। तो डोर जो है ना वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब रोटेशनल मोशन में यू कैन कंसिडर दिस डोर एज अ बार, और बार का एंगुलर मोमेंटम होता है ml²/12। वो तब होता है जब आपका बार सेंटर अकॉर्डिंगली रोटेशन कर रहा हो। अब यहाँ पे रोटेशन अबाउट सेंटर नहीं हो रहा है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है अबाउट द एंड। कहाँ हो रहा है यहाँ पे रोटेशन, अबाउट द एंड हो रहा है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डोर अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द वन ऑफ द एंड, दिस इज ml²/3। क्या होता है ये, ml²/3 होता है। गलती से ml²/12 मत लिखना यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी ml²/3, राइट। तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/3। मैं स्पेसिफाई भी करके दे दूंगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे आपका जो I रहेगा, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम एंड, मिड पॉइंट नहीं है, इट इज पासिंग फ्रॉम एंड, एंड दैट इज ml²/3 जो मैंने यहाँ पर यूज किया है। लॉजिक आप, मेन लॉजिक आपका ये रहेगा, बुलेट का एंगुलर मोमेंटम डोर को मिलेगा, पर उसमें कौन कौन सी चीजें रखनी है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए आप सॉल्व कर लीजिए खाली। दिस इज गोना बी 5 इंटू हाफ। ओके, इसका मास है 12 kg, लेंथ है उसका 1 मीटर का, बाई 3 इंटू ओमेगा, दिस इज 5/2। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज गोइंग टू बिकम 5/8। व्हाट इज गोइंग टू बी दिस 5/8? 5/8 विल कम आउट 0.625। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकंड, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिलते हैं। देखो इसमें ना इतना बहुत भारी भरकम फॉर्मूला नहीं है, सिंपल लॉजिक ही है कि बुलेट का एंगुलर मोमेंटम डोर को दे देना है, बट उसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होता है। ऐसा मत समझना कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कोई एकदम खतरनाक फॉर्मूला आ जाएगा, बहुत बड़ा नहीं।
आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे छोटे छोटे फॉर्मूला वाले, बट आपको आना चाहिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और किस केस में अप्लाई करना है। ओके, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 24।